नमस्कार दोस्तों। किसी सरकार का किसी उद्योगपति या औद्योगिक घराने का दलाल बन जाना किसे कहते हैं, ध्यान से सुनिए। आजादी के बाद केंद्र समेत देश की सभी राज्य सरकारों द्वारा केवल एम्बेसडर कार ही खरीदी जाती रही। उस दौर में अन्य किसी भी कार की सरकारी खरीद की अनुमति नहीं थी। इसके अलावा मुंबई को छोड़कर बाकी पूरे देश में केवल एम्बेसडर को ही टैक्सी के रूप में चलाने का परमिट दिया जाता था। 44-45 साल तक यह एक तरफा सिलसिला निर्बाध चलता रहा। इस कार को उद्योगपति बिड़ला की कंपनी हिंदुस्तान मोटर्स ही बनाती थी। 44-45 साल लंबा यह वो दौर था जब इक्का दुक्का राज्यों को छोड़कर देश के सभी राज्यों में 2/3 या 3/4 बहुमत वाली कांग्रेस की सरकारें ही हुआ करती थी। आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस सरकारी संरक्षण के कारण लगातार 44-45 साल तक केवल बिड़ला की कंपनी पर कितनी अकूत दौलत किस तरह बरसती रही। जबकि 1974 तक फिएट नाम से बिकती रही इटली की कंपनी की कार को प्रीमियम पद्मिनी के नाम से बनाने की अनुमति देश के दूसरे बड़े उद्योगपति टाटा को 1974 में ही दी गई थी। लेकिन सरकारी खरीद और टैक्सी परमिट से उसे कोसों दूर रखा गया। ज्ञात रहे कि 1980 से 1985 तक देश की स्थिति यह थी कि किसी कॉलोनी या मोहल्ले में एक दो घरों में ही स्कूटर या मोटरसाइकिल हुआ करती थी। बड़े शहरों में कुछ रईसों के पास कार हुआ करती थी। उस समय तक कार के बाजार का अधिकांश कारोबार सरकारी खरीद और टैक्सी परमिट पर ही आश्रित रहता था। अतः गंभीर सवाल यह है कि 44-45 साल तक किसी अन्य उद्योगपति को कार बनाने का लाइसेंस क्यों नहीं दिया गया। उस दौरान ऐसा पहला लाइसेंस मिला छोटी कार के संजय गांधी के सपने वाली मारुति को। संभवतः 1983 या 84 में मारुति कार बाजार में आई, लेकिन सरकारी खरीद और टैक्सी परमिट से उसे भी दूर रखा गया। लेकिन मारुति ने प्रीमियर पद्मिनी कार का बड़ा हिस्सा जरूर छीन लिया। आखिर 44-45 साल तक किसी विदेशी कंपनी को भी उसी तरह भारत में कार निर्माण करने की छूट क्यों नहीं दी गई, जिस तरह यज़दी और बुलेट मोटरसाइकिल को बनाने बेचने की अनुमति विदेशी कंपनियों को उसी दौरान दी गई। यह सवाल इसलिए बहुत प्रासंगिक और महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्हीं 44-45 सालों के दौरान चेकोस्लोवाकिया की मोटरसाइकिल पहले जावा फिर यज़दी के नाम से बिकती रही। बुलेट के नाम से भारत में पहचानी जाने वाली ब्रिटेन की रॉयल इनफील्ड आजादी के समय से आज तक बिकती है। आजादी के बाद 17 साल तक इटली की दो कंपनियां भारत में वेस्पा और लंब्रेटा स्कूटर बेचती रही। 1964 में बजाज ऑटो को वेस्पा स्कूटर को बजाज नाम से बनाकर बेचने की अनुमति दे दी गई। लंब्रेटा को सरकार ने ले लिया था। परिणाम स्वरूप लगातार लगभग 20-25 साल तक बजाज के स्कूटर का भारतीय बाजार पर एक छत्र एकाधिकार रहा। उसका स्कूटर ब्लैक में बिकता था। अनुमान लगाइए कि दूसरे विकल्प के अभाव में इस एकाधिकार के कारण किस तरह दौलत बरसी होगी। इसके अलावा आजादी के 29 साल बाद तक डीजल, पेट्रोल, केरोसिन तेल की खरीद बिक्री और वितरण का पूरा कारोबार बर्मा शेल, एस्सो, काल्टेक्स जैसी विदेशी मल्टीनेशनल कंपनियों के हाथों में ही था। तो फिर किसी विदेशी कंपनी की कार के भारत में प्रवेश पर ही रोक क्यों लगी रही? इस रोक के कारण ही भारतीय कार बाजार पर बिड़ला की हिंदुस्तान मोटर्स और बजाज ऑटो के बजाज स्कूटर का एक छत्र एकाधिकार रहा। परिणाम स्वरूप बिड़ला और बजाज घराने की तिजोरियों में रुपया मूसलाधार बरसात की तरह बरसा। उस दौर की पुरानी पीढ़ी के बुजुर्गों से पूछिए तो वो बता देंगे कि औद्योगिक घराने बिड़ला और बजाज के रिश्ते कांग्रेस के साथ कितने प्रगाढ़ हुआ करते थे। एम्बेसडर कार और बजाज के स्कूटर की गुणवत्ता श्रेष्ठता किस स्तर की थी, इसे केवल एक उदाहरण से समझ लीजिए कि 1991 में शुरू हुए उदारीकरण के दौर में विदेशी कारों और दुपहिया वाहनों के सामने ना एम्बेसडर कार टिक पाई, ना बजाज का स्कूटर टिक पाया। भारतीय बाजारों से दोनों गधे के सिर से सींग की तरह गायब हो गए। जबकि टाटा के ट्रक को कोई विदेशी कंपनी का ट्रक आज भी चुनौती नहीं दे सकता है। भारत के ट्रक बाजार पर टाटा के ट्रक का आज भी एक छत्र राज है।
टोयोटा, माजदा, मित्सुबिशी सरीकी नामी गिरामी विदेशी कंपनियां भी अपने छोटे बड़े ट्रक लेकर भारत आई, लेकिन टाटा के ट्रक की गुणवत्ता और श्रेष्ठता को चुनौती देने में असफल रही। बिड़ला और बजाज का यह उदाहरण बताता है कि किसी उद्योगपति या औद्योगिक घरानों पर सरकारी कृपा किस तरह बरसाई जाती है। देश में 15-20 साल से मौजूद दर्जन भर विदेशी मोबाइल कंपनियों द्वारा 750 रुपए में 5 GB डाटा तथा 1 रुपए प्रति मिनट की लोकल कॉल और 2 रुपए प्रति मिनट की STD व रोमिंग चार्ज के नाम पर की जा रही लूट को जब कोई मुकेश अंबानी चुनौती देता है, मात्र 170 में 60 GB डाटा देकर तथा हर तरह की सारी कॉल फ्री करके उस लूट की धज्जियां उड़ा देता है, तो कुछ महीनों में ही उसकी जियो मोबाइल देश की सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी बन जाती है। उसे अरबों रुपए का लाभ होने लगता है, तो इसके पीछे कोई सरकारी कृपा नहीं बल्कि जनता द्वारा दोनों हाथ फैलाकर किया गया स्वागत होता है। ऐसा नहीं है कि मुकेश अंबानी पर सरकारी कृपा कभी नहीं बरसी। गोदावरी बेसिन के KG6 गैस ब्लॉक के आवंटन का किस्सा गूगल पर खोज के पढ़िए तो चौंक जाएंगे। पढ़ते समय बस इतना ध्यान दीजिएगा कि वह किस्सा लगभग 10-12 साल पुराना और उस समय का है जब देश में किसी नरेंद्र मोदी की नहीं बल्कि मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, राहुल गांधी की तिकड़ी की सरकार थी। मेरे विचार से बहुत ब्रीफ में बताई गई यह सच्चाई यह स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त है कि किसी उद्योगपति या औद्योगिक घराने पर सरकारी कृपा कैसे बरसाई जाती है और ऐसी कृपा कब कब किस सरकार ने किस किस उद्योगपति और औद्योगिक घराने पर किस तरह बरसाई। ऐसी कृपा को बरसाने वाली सरकारों को ही आम आदमी की भाषा में किसी उद्योगपति और औद्योगिक घरानों का दलाल कहा जाता है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।